वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। यह हमारा तीसरा वीडियो है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का रेलवे एनटीपीसी के ऑफिशियल आंसर की का। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट से आप फाइंड कर सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की ऑफ रेलवे लिखा होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले और भी वीडियोज़ आपको मिल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेट 3 का। क्वेश्चन नंबर पे आप नहीं जाइएगा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर चूँकि इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है बहुत सारे सेट से, तो उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है। तो क्वेश्चन नंबर कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग अब सेट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं दिस क्वेश्चन नंबर 3। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं। इंग्लिश में कुछ इस तरह से क्वेश्चन अपने पास, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इंडिकेट्स दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट इवॉल्व्ड इन। तो यह इंडिकेट करता है कि मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर विकसित हुआ है ये चीज़ पूछा गया है। तो ऑप्शन अपने पास अमेरिका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस तरह से रहेगा कि डैश सबसे नमनीय या तन्यशील धातु है। डैश इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो डक्टाइल मेटल जो है तन्यशील जो होते हैं, जिसको ज़्यादा डक्टिलिटी जिसमें ज़्यादा होती है, वो कौन सा मेटल है? ठीक है, ऑप्शंस अपने पास दिया है AG, PH, AU एंड C। तो AU जो है अपना, ये अपना क्या है? ये ज़्यादा तन्यशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में RBI द्वारा जारी 50 रुपये के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? मतलब पूछा जा रहा है कि 50 रुपये के नोट के जो पीछे वाले भाग है उसमें किस चीज़ का रूपांकन किया गया है? द लेटेस्ट इश्यूड बैंक नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50 बाय RBI हैव व्हाट मोटिव ऑन देयर रिवर्स साइड। ठीक है, तो ये क्या है? उसके पीछे क्या चीज़ का चित्र बना हुआ है? तो ऑप्शन है अपने पास सांची स्तूप, लाल किला, हम्पी का पत्थर से बना रथ या मंगलयान। तो राइट आंसर है हम्पी का पत्थर से बना रथ। हम्पी में जो रथ बना हुआ है पत्थर का, उस रथ का फोटो दिया हुआ है अपने 50 रुपये के नोट के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है, मतलब अगर प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाए कि उसका जो निकलता है रिजल्ट, जो प्रतिरोध निकलता है सॉल्व करने के बाद, वो उसके न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है, तो किस श्रेणी में जोड़ने पर आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इसे R1 R2 करके जोड़ते हैं, तो जब सब प्लस करेंगे तो हमेशा ज़्यादा ही होगा। अगर 1 2 3 रहा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई बात ही नहीं बनता है कि ये छोटा होगा कभी, और न्यूनतम से भी छोटा चाहिए, मतलब 1 से भी छोटा चाहिए। और 2 ही क्रम में हम जोड़ते हैं, एक समांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में। तो जब पैरेलल को हम समांतर कहते हैं, जब पैरेलल में हम जोड़ते हैं तो 1/r इस तरह से कुछ लिखते हैं, 1/r1 + 1/r2। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें छोटा होगा। तो राइट आंसर अपने लिए हो जाएगा इसके लिए समांतर क्रम में। जब आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपका प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से भी छोटा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो बायोगैस का घटक नहीं है वो चीज़ हमें पता करना। ऑप्शन अपने पास दिया था कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसका घटक नहीं है। बाकी सब मीथेन है, बायोगैस में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है, ये सब सारे बायोगैस में पाए जाते हैं। आपको देखिए क्वेश्चंस एनटीपीसी का आसान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये राइट नहीं पूछता है। इसमें कभी कभी बहुत सारे सही दिए रहते हैं, गलत आपसे पूछा जाता है। तो ये सब सारे ऑप्शंस भी आपको जानना है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि बायोगैस का घटक, इससे पता चल रहा है कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब घटक है बायोगैस के, और कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो सांस लेने का जो काम नियंत्रण जो करता है वो कौन करता है? ऑप्शन अपने पास अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मस्तिष्क का अगला भाग जिसे फोर ब्रेन कहते हैं, एंड मज्जा, मेडुला एंड मस्तिष्क का मध्य भाग मिड ब्रेन। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? मेडुला। मेडुला जो होता है सो क्या करता है? दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीथिंग। तो ये सारे क्वेश्चन हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। मतलब इंग्लिश में कुछ इस तरह से हम देखेंगे कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड डैश। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो पढ़े होंगे आप
ये सब सारे हम लोग 8 क्लास और 10 क्लास और 12 क्लास में पढ़ चुके हैं कि रेडियस जो होता है उस लेंस का रेडियस होता है, फोकल लेंथ और फोकस दूरी तो वो चीज़ होता है, लेकिन जो मिड पॉइंट होता है उसे हम ध्रुव पोल के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं, हिंदी में ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व क्रिकेटर ने टीम 5 और अक्सर 2 में अभिनय किया है? मतलब ये पूर्व क्रिकेटर थे, ये क्रिकेट खेलते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जो मूवी बना है टीम 5 और अक्सर 2, तो इसमें क्या किया उन्होंने अभिनय किया है। विच एक्स क्रिकेटर हैज़ एक्टेड इन द मूवीज टीम 5 एंड अक्सर 2? तो अक्सर 2 और टीम 5 में कौन ऐसे भाई क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जिन्होंने रोल किया है? तो ऑप्शन अपने पास है मोहम्मद अजहरुद्दीन, एस श्रीसंत, जहीर खान एंड सलील अंकोला। ठीक है, तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? एस श्रीसंत। श्रीसंत जो है ये दोनों टीम 5 और अक्सर 2 में अभिनय किया है, तो एस श्रीसंत राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, कि द फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, दिस आइडिया इज स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन्स स्टेटेड इन द फॉर्म्स ऑफ न्यूटन्स विच लॉ? ओके, तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल आप कह सकते हैं इसको, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो न्यूटन के थर्ड लॉ में जो था इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया था कि कोई भी चीज़ जो होती है अपने विपरीत दिशा में बल का अनुभव करती है, तो गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं? तो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। विच ऑफ दिस रिवर्स प्राइमरीली फ्लोज इन साउथ अफ्रीका? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से बहती है, ये कौन सी नदियाँ हैं? तो ऑप्शन है अपने पास नील नदी, कागो नदी, नाइजर नदी एंड ऑरेंज नदी। तो राइट आंसर इज ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी जो है सो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्ग्रिजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के सीईओ फरवरी 2018 से कौन है? तो भाई ये करंट अफेयर उस समय का है जिस समय का ये क्वेश्चन था जब ये एग्जामिनेशन हुई थी, पिछले साल हुई थी, तो उसके लिए करंट अफेयर था। तो आप यहाँ पे फिर भी देख लें कि कॉन्ग्रिजेंट हु इज़ द सीईओ ऑफ कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एज अ फरवरी 2018? तो उस समय ये थे फ्रांसिस्को डिसूजा। अभी क्या है उसके लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, गूगल कर लेंगे तो अभी आपको पता चलेगा। उस समय जो थे वो फ्रांसिस्को डिसूजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है, दैट इज टू से डैश प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर फॉर्म्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब फूलों में जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, फ्लावर के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करता है उसका नेम क्या है? तो ऑप्शन है अपने पास पंखुड़ी, पेटल्स, पुंकेसर, स्टेमेंस, अंडप, कार्पेल्स एंड बाह्यतल सेपल्स। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा अपना अंडप, इंग्लिश में कार्पेल्स। कार्पेल्स जो होता है फ्लावर के सेंटर में होता है और यह फीमेल ऑर्गन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज टू से IUPAC नेम, कॉमन नेम अभी कह सकते हैं इसको, फॉर्म द फॉलोइंग ऑप्शंस। मतलब इसमें से आपको क्या करना है कि गलत चूज़ करना है, सही चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको गलत चूज़ करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन रहेगा आपके पास कि आपको 4 ऑप्शंस में से गलत चूज़ करना है। तो सबसे पहले ब्यूटेनॉल लिखा, आप ध्यान देंगे कि ब्यूटेनॉल के लिए 4 कार्बन की आवश्यकता पड़ती है, 4 यहाँ पे है। ठीक है, फिर मेथनॉल के हमेशा 1 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको बता दूं कि सबसे पहले जो होता है मिथ होता है 1 के लिए, ईथ होता है 2 के लिए, एंड प्रोप होता है 3 के लिए, एंड प्रोप। चलो मैं साफ से थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। अब देखें कि मिथ जो होता है, जो एम से शुरू होगा वो 1 कार्बन के लिए होता है। इसके बाद ईथ से जो शुरू होगा वो 2 कार्बन के लिए होता है। प्रोप जो होता है वो 3 कार्बन के लिए होता है और 4 के लिए ब्यूट होता है। ये स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ब्यूट। तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्यूटेनॉल 4 कार्बन सही है, ये सही है। मेथेनॉल में 1 कार्बन चाहिए लेकिन यहाँ 2 कार्बन है, तो यही अपना गलत आंसर हो जाएगा। तो राइट, ये ऑप्शन 2 जो है ये गलत है। फिर देखिए प्रोपेन में 3 कार्बन है, एथेनॉल में 2 कार्बन है, तो ये सब तीनों ऑप्शन सही हैं। इसे आप चाहे तो नोट कर लें। मिथ जो होता है 1 के लिए होता है, ईथ 2 के लिए, प्रोप 3 के लिए और ब्यूट 4 के लिए। तो ये सब सही है, बस ऑप्शन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ढोला सदिया पुल किस नदी पर बनाया है, ये चीज़ हमें बताना है। द ढोला सदिया ब्रिज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? ठीक है, तो ढोला सदिया जो बना है वो किस में बना है? लोहित रिवर पे। ऑप्शन था आपके पास नर्मदा, यमुना, गंगा, लोहित। तो राइट आंसर लोहित नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त
अन्य आधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, मतलब एसिड दैट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड अदर नॉन मेटालिक एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन आर कॉल्ड। देखिए, अब ऐसे एसिड का नाम बताना है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और नॉन मेटालिक एलिमेंट होते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है अपने पास, क्या क्या ऑप्शन हैं? तनु अम्ल, दैट इज टू से डाइल्यूट एसिड्स, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक अपने पास और ऑप्शन है जो कि मेन आंसर है, वो चीज़ यहाँ पे ढक चुका है। तो अब ऑप्शन के ऊपर ये डिपेंड करेगा क्या है, अनॉक्सी अम्ल यहाँ पे लिखा हुआ है शायद, तो यही अपना राइट आंसर होगा। खैर यहाँ पे अभी इतना जान लें कि डाइल्यूट एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ये हो नहीं सकता है, तो ये सब सारे अगर ऑप्शन रहेंगे तो आप काट देंगे। ये अपना अनॉक्सी अम्ल जो होती है वो राइट आंसर है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व है, अंतिम तत्व थे? तो आपको पता है कि जो अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे पहले न्यूलैंड ने अष्टक के नियमों पर आधारित एक पीरियोडिक टेबल जारी किया था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? तो उसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते थे, न्यूलैंड के अष्टकों का नियम। तो उसमें अंतिम तत्व कौन थे, वो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है अपने पास थोरियम, ब्रोमीन, रुबिडियम, हाइड्रोजन। ओके, सो राइट आंसर इज थोरियम। थोरियम को उन्होंने लास्ट में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। ओके, अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन इज कॉल्ड द डैश। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है क्या है कि एक सेक्शन डीएनए का एक ऐसा कौन सा खंड है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करता है, जिससे पता चलता है कि इसमें प्रोटीन है, तो वो क्या होता है, जीन होता है। राइट आंसर जीन। ऑप्शंस अपने पास क्या क्या थे, लयन, कान, गुणसूत्र, केंद्रक, ये सब भी थे, लेकिन जीन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? द ऑर्गन्स दैट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर और सेम बेसिक डिजाइन बट डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड। okay, so we have to find the organs that have the same basic structure और same basic design but different functions। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन अलग होता है, वो क्या है? तो समजात अंग, समरूप अंग, आत्यावृत्ति नियम एंड जीवाश्म। ऑप्शंस आर एनालोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स, बायोजेनेटिक लॉ एंड फॉसिल्स। तो राइट आंसर इज समरूप अंग, होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सेट का यह हम अंतिम क्वेश्चन रखेंगे और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अगले सेट में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलता रहे। सो क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो फ्रांस की जो अंतिम रानी थी, इन विच कंट्री वॉज मैरी एंटोनी द लास्ट क्वीन ऑफ फ्रांस बॉर्न? ठीक है, फ्रांस की लास्ट क्वीन जो थी मैरी एंटोनेट थी, उसका जन्म कौन से कंट्री में हुआ था, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है इटली, यूनान, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया। सो राइट आंसर ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया में जन्मी थी। ओके, सो ये हमारा तीसरा सेट था और इससे पहले 2 सेट हमने पब्लिश कर रखा है। सारे क्वेश्चंस आप देख लें, ये हमारा आपकी एग्ज़ाम है लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे वीडियोस देख लें ताकि आपको आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए बाय बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।